हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। सेकंड चैप्टर दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग खत्म होने के बाद बच्चों के एन नंबर ऑफ डाउट्स आ रहे थे कि मैम यहाँ पे एक्स कैसे लेट करेंगे, यहाँ पे एन कैसे निकलेगा, यहाँ पे बी कैसे निकलेगा। इतने सारे डाउट्स आ रहे थे ना, मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन थी बच्चों को। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सेकेंड चैप्टर की एक रिवीजन वीडियो लाई जाए, ताकि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी इसमें दूर हो जाए और आपका चैप्टर जो 3 डेज चला है वो एक बार में रिवाइज भी हो जाएगा। क्योंकि अगर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, पीछे वाले चैप्टर की कंफ्यूजन रहेगी तो कोई फायदा नहीं होगा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने का। तो इसलिए हम पहले अपना जो सेकंड चैप्टर है उसे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, देन न्यू कॉन्फिडेंस के साथ नए चैप्टर में जाएंगे। ठीक है। तो मेन बात सबसे पहले कि ये रिवीजन वीडियो है, कोई भी बच्चा ये गलती ना करे, अगर उसने आते ही सबसे पहले ये वीडियो खोली है तो मेरी ये लाइन सुनने के बाद इस वीडियो को बंद कर दो, पहले जाके वो जो 3 रेगुलर क्लास है ना वो देख के आओ। क्योंकि बच्चे ये रिवीजन है, मैं इसे रिवीजन की तरह ही लेके चलूंगी, इतना ज्यादा डीप जाके सब नहीं समझाऊंगी, क्योंकि वो काम हमारा रेगुलर क्लास में हो चुका है। यहाँ पे जस्ट जो आपकी कंफ्यूजन है उसे मैं ब्रश अप करने के लिए आई हूँ, ठीक है, उसे खत्म करने के लिए आई हूँ, कंफ्यूजन को, आपकी कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए आई हूँ। इसीलिए पहले जाओ, रेगुलर क्लास देखो, 3 ही वीडियोस हैं, 1-1 घंटे की मैक्सिमम होगी, आपको 3 घंटे लगेंगे वो रेगुलर क्लास खत्म करने में। उसके बाद ही अगर कोई आपको डाउट रहता है तो उसके बाद ये वीडियो देखो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब डिमांड फोरकास्टिंग 2 वर्ड से बना, डिमांड प्लस फोरकास्टिंग, है ना। पूरा वर्ड देखो ना, डिमांड फोरकास्टिंग। तो पहले हमें मतलब पता होना चाहिए डिमांड का, एंड देन फोरकास्टिंग का मतलब पता होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है। तो डिमांड का मतलब है, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस that consumer are willing and able to purchase at a given price over a specific period of time। अब मैंने आपको समझाया था डिमांड के 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? रिक्वायरमेंट, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। अगर ये 4 कंपोनेंट हैं तो ही आपकी डिमांड बनेगी, वरना वो आपकी क्या हो जाएगी? मेयर डिजायर हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। डिमांड का मतलब होता है एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी या फिर सर्विस की क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर विलिंग है। विलिंग में आपका क्या आ जाएगा? 2 चीजें आ जाएंगी। एक आपकी आ जाएगी सबसे पहले डिजायर एंड रिक्वायरमेंट। विलिंग में ये दोनों चीजें उन्होंने कवर कर ली, कि मतलब आपको जरूरत भी होनी चाहिए और डिजायर भी होनी चाहिए वो प्रोडक्ट लेने की। कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस, जो प्राइस है उस प्राइस पे वो खरीदने के लिए भी तैयार है। एबल टू परचेज में भी 2 कंपोनेंट्स आ गए आपके, एबिल एबिलिटी टू परचेज एंड द सेकेंड वन इज विलिंगनेस टू पे। ठीक है, और ये आपके यहाँ पे 4 कंपोनेंट खत्म हो गए। अब मैंने आपको 4 कंपोनेंट से पढ़ाए थे, रिक्वायरमेंट, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। रिक्वायरमेंट मतलब कि सबसे पहले हमें किसी प्रोडक्ट की जरूरत होनी चाहिए। अगर मुझे ये पेंसिल खरीदनी है तो मुझे सबसे पहले इसकी जरूरत होगी, मैं फिर ही खरीदूंगी। ऐसे थोड़ी है मैं रात को सोई सुबह उठ के चलो जी चलो एक पेंसिल खरीदी जाए, 10,000 की पेंसिल खरीदी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मुझे इस पेंसिल की जरूरत है कि मेरी पुरानी पेंसिल खराब हो गई है, अब मुझे नई पेंसिल चाहिए, मुझे जरूरत है, मुझे इच्छा भी है नई पेंसिल खरीदने की। ये सैमसंग की पेंसिल है, ये अच्छी नहीं चल रही है, मुझे एप्पल की चाहिए, जरूरत भी है, ये हैंग करती है, मुझे इच्छा भी है कि एप्पल की अच्छा काम करेगी, डिजायर भी है, देन एबिलिटी टू पे भी है। अगर मेरे पास पैसा होगा मैं तभी लूंगी ना, अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं प्रोडक्ट कभी भी नहीं खरीदूंगी। तो क्या कंपनी इस चीज को डिमांड मानेगी? नहीं मानेगी। तो इसलिए 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए। अगर 4 कंपोनेंट होंगे तो ही कोई पर्सन जाके उस सामान को खरीदेगा, वरना वो नहीं खरीदेगा। तो वही कहते हैं कि अगर ये 4 कंपोनेंट होंगे तो ही वो डिमांड होगी, क्योंकि अगर कोई पर्सन खरीदेगा तो ही कंपनी उसे डिमांड कंसीडर करेगी। ठीक है। अब फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब तो समझ आ गया, फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? फोरकास्टिंग मतलब आप जो एजुकेटेड गेस लेते हो। अब इसमें एक वर्ड आपको याद रखना है, एजुकेटेड गेस। एक होता है तुक्का और एक होता है फोरकास्ट करना। तुक्का मतलब कि आप एमी बिना कुछ सोचे समझे हमें बोल देते हो, तुक्का मार देते हो, मैंने तुक्का मार दिया कल बारिश होगी। बट वहीं अगर आप वेदर फोरकास्टिंग देखो तो उसमें क्या होता है, वो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं, करंट सिचुएशन उठाते हैं, उसका एनालिसिस करके एक एजुकेटेड गेस देते हैं आपको कि हाँ इतने परसेंट चांस है कल इतनी बारिश होगी, इतना बादल होगा, इतना धूप चढ़ेगी, वो सब बताते हैं, उनके एजुकेटेड गेस होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी रिसर्च की होती है। मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ कि हाँ हो सकता है कल बारिश हो जाए, 2 दिन से धूप चढ़ रही है, कल बारिश होगी। ठीक है, ये डिफरेंस होता है तुक्का में और फोरकास्ट में। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एजुकेटेड गेस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। जो फ्यूचर इवेंट्स है उसके एजुकेटेड गेसेस आपको मारने हैं। अभी एजुकेटेड गेस उसने क्यों बोला है? क्योंकि हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं हिस्टोरिकल डेटा या फिर करंट सिचुएशन के बेस पर, प्रॉपर अपने टूल्स टेक्निक्स लगा के कोई रिजल्ट निकालते हैं, इसलिए इसने उसे एजुकेटेड गेस बोला। तो अब हमें डिमांड का मतलब भी पता चल गया,
फोरकास्टिंग का मतलब भी पता चल गया। अब डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ? डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स आपको डिमांड को फोरकास्ट करना है कि आपके फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगी, उसके रिलेटेड आपको एजुकेटेड गेसेस लगाने हैं। डिमांड फोरकास्टिंग इज द मेकिंग एजुकेटेड गेस रिगार्डिंग द फ्यूचर डिमांड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है। हमें इतना तो पता चल गया कि डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है। अब हमें चाहिए कि डिमांड फोरकास्टिंग करनी ही क्यों है, हमें डिमांड फोरकास्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी है। तो डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए आपको जो जरूरत है ना, अभी आप ऐसे देखो, ये बुकिश लैंग्वेज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे ये बताओ, खुद आप सोचो कि डिमांड फोरकास्टिंग क्यों करना चाह रहे हो आप। कोई भी कंपनी अपनी डिमांड को फोरकास्ट क्यों करना चाह रही है? सबसे पहले तो मैम अगर मुझे पता होगा ना कि मेरी इतनी डिमांड होने वाली है, मेरा इतना प्रोडक्ट बिकने वाला है, तो मैं उस अकॉर्डिंग से मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, है ना। सोचो मैं ये पेंसिल ही सेल करती हूँ, पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग का मेरा काम है। मुझे पता है कि मेरी फ्यूचर में इस ईयर जो डिमांड रहने वाली है ना, वो सिर्फ 50,000 पेंसिल्स की डिमांड रहने वाली है। तो मैं उस अकॉर्डिंग सबसे पहले रॉ मटेरियल लेके आऊंगी। ठीक है, मुझे ये हेल्प करेगा डिमांड फोरकास्टिंग की कितना रॉ मटेरियल लेके आना है। कहीं मैं ज्यादा रॉ मटेरियल ना उठा के ले आऊं, अगर ज्यादा रॉ मटेरियल आ गया फिर क्या होगा मैम? आने दो, आ गया तो मेरा ही फायदा है, कोई फायदा नहीं है। मुझे सिर्फ 50,000 पेंसिल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, मैं 70,000 पेंसिल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीद के ले आई। बट इस साल पेंसिल्स बनेंगी कितनी और बिकेंगे कितने? सिर्फ 50,000। 20,000 का रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा ही रहा। मैम वो कौन सा वेस्ट होगा, वो तो पड़ा ही रहेगा, नेक्स्ट ईयर यूज हो जाएगा, बच्चे वो तो यूज हो जाएगा। बट यही अगर 20,000 का रॉ मटेरियल सोचो 2 लाख का आया है, ये 2 लाख आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते, वहां से अच्छे रिटर्न आते, अभी आपकी मनी ब्लॉक होके रह गई ना। तो अगर आप इसे कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करते, वहां से आपको रिटर्न आते, अच्छे रिटर्न आते, आपका प्रॉफिट होता, बट अभी मनी ब्लॉकेज होगी। तो इसलिए डिमांड फोरकास्टिंग का पहला बेनिफिट आपको क्या हो गया, क्यों करनी है डिमांड फोरकास्टिंग? क्योंकि आप इन्वेंटरी प्लानिंग कर सकते हो। नेक्स्ट देन आपको पता चल जाएगा आपको प्रोडक्शन कितनी करनी है। अब मुझे पता है कि 50,000 पेंसिल से बिकेंगी, तो मैं उस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करूंगी, जितनी मुझे बिकेंगी उतनी प्रोडक्शन करूंगी, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके क्यों रखूं मैं। थर्ड, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे मार्केट से कैपिटल कितना उठाना है। अगर सोचो मैंने कम कैपिटल उठा लिया, मैंने जस्ट, मेरे को लगा कि मैंने डिमांड फोरकास्ट में की, मेरे को लगा कि 30,000 ही पेंसिल बिकेंगी, मैंने सिर्फ 30,000 पेंसिल्स के अकॉर्डिंग मार्केट से पैसा उठा लिया। अब बाद में मेरी डिमांड बढ़ रही है, 50,000 पेंसिल्स की डिमांड है। अब बाकी पैसा कहाँ से लेके आऊंगी मैं अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए? तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब मैंने आपको बताया था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीद के लेके आने से लेके जब तक आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता, उसके बीच में जितने भी प्रोसेस रहते हैं ना, इन सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं इसे सेट कर दूं। ठीक है, जब तक आपका रॉ मटेरियल, क्या हम समझ लेते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग, जब आप रॉ मटेरियल एक्वायर करते हो और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है और कस्टमर तक जाता है, उसके बीच में जितने भी प्रोसेस होते हैं, उन सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिमांड फोरकास्टिंग कहाँ कहाँ पे हेल्प करती है? उन्होंने तो बोल दिया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करने में हमारी डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करती है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? प्रोडक्शन प्लानिंग करने में सबसे पहले हेल्प करती है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। इन्वेंटरी डिसीजन सेकंड जो हमने पढ़ा था। फैसिलिटी लोकेशन एंड प्रोडक्ट प्रोसेस डिजाइन। अब मतलब कि मुझे पता है कि इस वाले पर्टिकुलर एरिया में ना, ये माल रोड पे ना मेरी पेंसिल्स की डिमांड सबसे ज्यादा है, बट वहीं अगर मैं इसे क्लॉक टावर पे लगाऊंगी ना अपनी फैक्ट्री को, तो वहां पे मेरी डिमांड बहुत कम है। तो मैंने अगर पहले फोरकास्ट किया, तो मुझे पता है ना अगर मैं यहाँ पे माल रोड पे लगाऊंगी तो मेरी ज्यादा डिमांड होगी, तो मैं यहीं पे लगाऊंगी। अगर मैंने फोरकास्ट ना की होती और मैं सोचू यहाँ पे क्लॉक टावर पे लगा लेती, तो क्या होता? मेरे प्रोडक्ट ही नहीं बिकते। तो मुझे डिमांड फोरकास्टिंग करने से और एक चीज क्या पता चलती है, मुझे फैसिलिटी सिलेक्शन का पता चलता है, मुझे कहाँ पे अपना, क्या अपनी लोकेशन कहाँ पे रखनी है, ये पता चल गया। नेक्स्ट डिमांड फोरकास्टिंग का एक फायदा है कि प्रोसेस डिजाइन आपका क्या रहेगा वो पता चल जाएगा। अब जब मैंने डिमांड फोरकास्ट की, मुझे पता चला कि मुझे ना पेंसिल्स के साथ साथ ना, अगर मैं टैब कवर भी सेल करूँ ना, तो मेरी पेंसिल्स की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगी?
मेरे को भी पहले पता चल गया ना कि मुझे कॉम्बो में सेल करना चाहिए और मेरी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तो मैं अपना टैब कवर प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दूंगी। उसके लिए सब कुछ प्रोसेस अपना ऐसा डिजाइन करूंगी कि टैब कवर भी निकले, पेंसिल भी निकले, वैसी मशीन्स लगाऊंगी, सब कुछ वैसी सेटिंग करूंगी, मैं कैपेसिटी वैसी अपनी रखूंगी, मतलब वर्कर्स वैसे रखूंगी, मैं सब कुछ वैसे सेट करूंगी अगर मुझे पहले से पता होगा कि ये होगा फिर ना। इसीलिए डिमांड फोरकास्टिंग जरूरी है। देन मैन पावर प्लानिंग भी हो जाती है। वही एग्जांपल ले लो, मुझे पता है कि अगर 50,000 पेंसिल सेल होंगी तो मैं उस अकॉर्डिंग वर्कर्स अपनी फैक्ट्री में रखूंगी। अगर मैंने सोचो बहुत ज्यादा वर्कर्स रखे, मैंने सोचा 60,000 मेरी सेलिंग होगी, डिमांड होगी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स रख लिए। 60,000 के लिए मैंने रखे हैं 12 वर्कर्स, बट 50,000 के लिए जस्ट लगते हैं 10 वर्कर्स, तो मैंने 2 वर्कर्स एक्स्ट्रा रख लिए है ना। अब इन 2 वर्कर्स को एक्स्ट्रा फ्री फंड की सैलरी देनी पड़ेगी, मेरा फालतू का खर्चा जा रहा है ना, वो भी काम कर रहे हैं ना, कुछ वेले बैठे सिर्फ सैलरी लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने डिमांड फोरकास्टिंग पहले से की होगी तो मुझे मैन पावर प्लानिंग में भी हेल्प करेगी वो। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे सप्लाई चेन जो प्रोसेस है पूरा ही, उसमें कहाँ पे हमारी डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देती है हमें डिमांड फोरकास्टिंग। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब कि अगर मैंने डिमांड फोरकास्टिंग करके रखी हुई है ना, तो मेरे कॉम्पिटिटर से मुझे वो चीज एडवांटेज देगी एज कम्पेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स। कैसे देगी? सबसे पहले तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आएगी। अगर मुझे पता है कि मेरी डिमांड इतनी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले से इन्वेंट्री प्लानिंग करके रखी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग करके रखी है, प्रोसेस उसी तरह से अपना डिजाइन करके रखा हुआ है, मुझे सब पता है। अगर वही मेरे कॉम्पिटिटर ने कोई प्लानिंग ही नहीं, कोई डिमांड फोरकास्टिंग नहीं किया, उसे कुछ नहीं पता है, तो एट अ टाइम जब डिमांड बढ़ जाएगी तब वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कस्टमर्स की डिमांड मीट नहीं कर पाएगा, मैं कर पाऊंगी। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें अपने कोरोना वायरस के टाइम की, अगर एग्जाम्पल लें कोविड के टाइम की, तो अगर मैं मास्क मैन्युफैक्चर करती हूँ और सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करती हूँ, ठीक है, पहले मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड कम थी एज कम्पेयर टू जब आपके कोविड के टाइम पे डिमांड इस लेवल पे पहुंच गई थी। पहले तो डिमांड यहीं पे थी, सैनिटाइजर और मास्क की। अगर मैंने पहले ही डिमांड फोरकास्टिंग कर ली, मैंने सारा मार्केट को एनालाइज कर लिया कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड ये पीक लेवल टच करने वाली है, मुझे पता है ये सब चीजें, मैंने पहले ही सारा रॉ मटेरियल उस अकॉर्डिंग अरेंज करके रखा। बट वही मेरे कॉम्पिटिटर को ये सब चीजें नहीं पता, उसने कुछ रिसर्च वगैरह नहीं किया है। अब लास्ट मोमेंट पे जब डिमांड हाई हो गई ना, मेरे पास सब रिसोर्सेज पड़े हैं, मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कर सकती हूँ, बट मेरा कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता। अब मैं कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाई करूंगी, उनकी डिमांड मीट करूंगी, मेरे पास कस्टमर आएगा और मेरे पास रिटेन होके रहेगा। ठीक है, कस्टमर कस्टमर दूसरी शॉप पे किया, उसके पास सामान ही नहीं है, उसके पास तो खत्म हो गया, उसने तो कम ही प्रोडक्शन करके रखी हुई थी, अब कस्टमर मेरे पास आया तो बार बार मेरे पास आएगा ना। तो ये मुझे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी देता है डिमांड फोरकास्टिंग। इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी से हम काम करते हैं, अगर हमारे पास सब कुछ पहले से ही रिसोर्सेज अवेलेबल है तो इफेक्टिवनेस आएगी ना हमारे वर्क में, एफिशिएंसी आएगी। नेक्स्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वही एक एग्जांपल में मैंने आपको दोनों पॉइंट्स समझा दिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग का मैम प्रोसेस क्या होता है, हमें डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब समझ आ गया, डिमांड फोरकास्टिंग क्यों करनी है हमें ये भी समझ आ गया। अब हमें ये तो बताओ कि डिमांड फोरकास्टिंग करनी कैसे है, क्या प्रोसेस है डिमांड फोरकास्टिंग करने का। तो सबसे पहला स्टेप है डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव टू फोरकास्ट। मतलब सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको फोरकास्ट करना जो है, किस चीज को फोरकास्ट करना है, क्यों फोरकास्ट करना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है। व्हाई डू यू नीड टू प्रेडिक्ट, आपको सबसे पहले जानना ही क्यों है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट ही क्यों करना है, क्या चाहते हो। एंड सेकंड वन इज सॉरी, पहला है व्हाट डू यू नीड टू प्रिडिक्ट, आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, डिमांड प्रिडिक्ट करनी है आपको, या फिर आपको देखना है कि मुझे कितनी इन्वेंटरी लेके आनी है, आपको ये प्रिडिक्ट करना है, या फिर आपको देखना है कि मेरा इन फ्यूचर प्रॉफिट कितना होगा, ये देखना है, क्या देखना चाहते हो पहले आप ये बताओ मुझे। जब मैंने बता दिया कि मुझे ना डिमांड प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा क्यों प्रिडिक्ट करनी है आपको डिमांड, मतलब क्या रीजन है आपका डिमांड प्रिडिक्ट करने का, क्या करना चाहते हो डिमांड प्रिडिक्ट करके। देन मैं उसे बताऊंगी ताकि मैं अपनी, मेरा सोचो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, ताकि मेरे को पता चले मैं कितना रॉ मटेरियल खरीद के लेके आऊं, तो वो मुझे उस अकॉर्डिंग डिमांड प्रिडिक्ट करके बताएंगे कि हाँ आप इतना रॉ मटेरियल ले आओ। अगर मैं उसे पूरा बोलूंगी मुझे अपना पूरा प्रोसेस डिजाइन करना है, तो मुझे बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे अपना प्रोसेस रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको क्या चीज प्रिडिक्ट करनी है, नेक्स्ट वन आपको देखना है कि आपको वो चीज क्यों प्रिडिक्ट करनी है। तो आपका फोरकास्ट का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन हो गया। देन इज
सिलेक्ट द फोरकास्टिंग पीरियड, फिर आपको फोरकास्टिंग पीरियड सिलेक्ट करना है, मतलब कौन से पीरियड के लिए आप फोरकास्ट करना चाहते हो। अब 3 टाइप्स होते हैं पीरियड के फोरकास्ट करने के लिए, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। कितने पीरियड होते हैं, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग होती है आपकी 6 to 8 मंथ्स की, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग होती है 1 to 2 years की, एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग होती है 5 years की। ठीक है, ये देखो, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग 6 to 8 months, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग 1 to 2 years, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग 5 years एंड अबव के लिए। अब इसमें आता क्या मैम, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में। शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग मतलब आप किसी शॉर्ट पर्पस के लिए फोरकास्ट कर रहे हो, मतलब कि मैं जस्ट डिमांड फोरकास्ट कर रही हूँ तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगी, या फिर मैंने आज डिमांड फोरकास्ट कर लिया है, वो मेरी 5 साल तक वही चलेगी। ऐसा होता है क्या कि मैं आज बैठ के अपने 5वें साल तक की डिमांड फोरकास्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं आज बैठी हूँ तो मैं जस्ट 6 महीने पहले वाली डिमांड, मतलब मैं 6 महीने आगे वाली डिमांड देखना चाहूंगी, क्योंकि डिमांड तो यूं बदलेगी, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स तो यूं बदलेगी, तो वो डिमांड लॉन्ग पीरियड के लिए आप फोरकास्ट नहीं कर सकते हो। तो डिमांड की फोरकास्टिंग किस में आएगी, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग में आएगी। ठीक है, वहीं आप अगर आप इन्वेंट्री प्लानिंग की फोरकास्टिंग करना चाहो, मतलब कि मुझे कितना इन्वेंट्री खरीद के लेके आना चाहिए, आप इन्वेंट्री फोरकास्टिंग करना चाहते हो, तो वो भी आपकी किस में आएगी, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग में आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लो आप अपना बजट अब फोरकास्ट करना चाहते हो। बजट मतलब कि मुझे अपने पास मैं पूरा देखना चाहती हूँ कि इस साल में कितने मेरे को एक्सपेंसेस लगेंगे, कितनी मेरी सेल्स होगी, कितना मेरे को प्रॉफिट रहेगा, वो मैं पूरा एनालाइज करना चाहती हूँ। तो वो लॉन्ग रेंज का ही होगा, कम से कम 1 साल का तो होता ही है बजट प्लान, है ना। जब आपका वो भी आपका इंडिया का भी बजट निकलता है, तो वो किस में आता है आपका, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग में आता है। बजट में पहले से डिसाइड कर लेते हैं ना कंपनीज की, हाँ मुझे इतना पैसा निकाल के रखना है, ये मेरा इस साल एक्सपेंसेस में जाने वाला है, तो वो 1 साल के डिसीजन होता है, 6-7 महीनों का डिसीजन नहीं करते हैं, बार बार नहीं बैठेंगे इतना बड़ा बजट प्लान करने के लिए। ठीक है, तो बजट प्लानिंग किस में आ जाएगी आपकी, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग में आ जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब मैं अपनी फैक्ट्री में एक मशीन खरीद के लेके आने वाली, तो अब ये किस में आएगी आपकी, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में आएगी, क्योंकि अब मशीन आएगी ना, मशीन लॉन्ग रन के लिए चलेगी, बहुत लंबा चलेगी वो मशीन अब, तो मुझे उसके लिए उस अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, कि मतलब मैं आज मशीन लेके आ रही हूँ, मुझे कितने साल तक आउटपुट देगी, कितने साल बाद मुझे इसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। मशीन लेके आई मैं, मशीन चलेगी 5 साल के लिए, मैंने ये फोरकास्ट किया, ठीक है। देन मैंने देखा कि एक एक साल बाद उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, तो मैं लॉन्ग रन के लिए फोरकास्टिंग कर रही हूँ ना, तो ये आएगी आपकी लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में। देन आपको क्या करना है, सिलेक्ट द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, फिर आपको फोरकास्टिंग का मेथड सिलेक्ट करना है। अब कितने मेथड होते हैं फोरकास्टिंग के, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स, 2 तरह के आपके मेथड्स होते हैं, एक होता है आपका क्वालिटेटिव मेथड एंड अनदर वन इज क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में हमारे आ जाते हैं सम्स, और क्वालिटेटिव मेथड तो आपके थ्योरेटिकल मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं क्वालिटेटिव मेथड, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन और यूजर्स एक्सपेक्टेशन मेथड। इसमें आप क्या करते हो, बायर की एक्सपेक्टेशंस का सर्वे करते हो, मतलब कि जैसे कोरोना वायरस में बहुत निकले नहीं थे वो फॉर्म निकलते थे, गूगल फॉर्म्स बहुत आते थे व्हाट्सएप पे, तो कंपनीज वाले ऐसे रिसर्च करते थे कि मतलब उनकी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, वो गूगल फॉर्म्स बहुत निकले थे कोरोना के टाइम पे। ऐसे ना बायर की इंटेंशन का, उनकी एक्सपेक्टेशन का, कि बायर हमसे क्या चाहता है उसे एनालाइज करते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी डिमांड फोरकास्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है कलेक्टिव ओपिनियन और सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड, मतलब जो आपका सेल्समैन होता है। अब मेरे को ये बताओ कि कस्टमर के साथ डायरेक्टली कौन कनेक्ट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कनेक्ट होती है या फिर आपकी सेल्स फोर्स कनेक्ट होती है। सेल्स फोर्स कनेक्ट होती है ना, क्योंकि वो कस्टमर के साथ डेली डील कर रही है, उसे पता है कस्टमर को क्या कब और कैसे चाहिए। तो इस मेथड में क्या करते हैं, सेल्स फोर्स का ओपिनियन लेके उसके अकॉर्डिंग डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड। इसमें क्या होता है कि जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठी होती है ना, वो बैठ के डिस्कशन करती है पूरी। इसमें क्या बोले, ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड, मतलब कि जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव लेवल के पर्सन हैं, वो बैठ के प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं, पास्ट ट्रेंड्स को देखते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिमांड फोरकास्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब कि जैसे हर एक फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। अब आप निकलोगे ना बाहर मार्केट में देखोगे तो आपको एक फाइनेंस फील्ड का एक्सपर्ट मिल जाएगा, वो खुल के बैठे होते हैं, फाइनेंस कंसल्टेंसी के लिए बैठे होते हैं।
लॉ के एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, मतलब वो लॉ कंसल्टेंसी के लिए बैठे होते हैं। डायरेक्टर टैक्स टैक्स के आपको कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे, मतलब वो एक्सपर्ट होते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में। उसी तरह से इसमें भी ये फोरकास्टिंग करने में भी कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, तो आप उन एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेके आते हो अपनी डिमांड फोरकास्ट करने के लिए। अनदर मेथड इज मार्केट टेस्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च कर देते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैंने आज प्रोडक्शन की है, मैं ना न्यू न्यू अपना प्रोडक्ट निकाल रही हूँ। मैं जस्ट पहले ना पेंसिल्स मैन्युफैक्चर करती होती थी, अब मैंने सोचा कि साथ में ना टैब के कवर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएं, तो मैंने कवर मैन्युफैक्चर करके ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। मैं सिलेक्टेड पर्सन, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन में वो टैब कवर्स एज ए डेमो भेजूंगी, देन उनके ओपिनियंस लूंगी, उस अकॉर्डिंग अपनी डिमांड फोरकास्ट करती हूँ। ठीक है, तो ये थे आपके पास 5 मेथड्स, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। देन आपके पास आते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव दो तरह के मेथड होते हैं, एक तो टाइम सीरीज एनालिसिस एंड सेकंड वन इज कैजुअल एंड रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि हम अपना बाद में पढ़ेंगे थियोरी खत्म करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपने मेथड चूज कर लिया ना डिमांड फोरकास्टिंग का, एक बार शुरू से पढ़ो इसे। शुरू से क्या था, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना था कि आपको फोरकास्ट क्यों करना है। देन सिलेक्ट द रेंज ऑफ द फोरकास्टिंग, कि कौन सी पीरियड के लिए फोरकास्ट करना है। देन सिलेक्ट द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, कि आप दोनों में से कौन सा मेथड चूज करोगे। फिर उसके बाद अब आपको सब कुछ पता चल गया, आप फटाफट इन्फॉर्मेशन तो गैदर करो, जिसका फोरकास्ट करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे कैसे फोरकास्ट करोगे। तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, गैदर इन्फॉर्मेशन। अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, मतलब मैंने ये तो बोल दिया कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूं, अब कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। दो तरह के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, एक होता है आपके पास स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज, अनदर वन इज अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज। अब स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज में आपका क्या आता है, मार्केट रिपोर्ट, सेल्स फोर्स ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन, पॉइंट ऑफ सेल एंड कस्टमर सर्वे। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको ये ऊपर समझाई क्वालिटेटिव मेथड्स में, वही सेम है, ठीक है। देन है आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज मतलब जो आपको प्रॉपरली ऐसे ग्राफ्स वगैरह बने मिलेंगे, ट्रेंड एनालाइज करके देंगे, वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में गिवन होते हैं। अब अनस्ट्रक्चर्ड क्या होते हैं, आपको इधर उधर से कुछ डेटा मिल रहा है, उठा रहे हो, जैसे आपको सोशल मीडिया पे दिख गया कि आपकी ये वाली पेंसिल की बहुत डिमांड हो रही है, वहां से आपने कमेंट से पढ़ा, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड सोर्स है। कोई स्ट्रक्चर सोर्स नहीं है, रिलायबल सोर्स नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कौन से होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होगी, वीडियो हो गई, ऑडियो मल्टीमीडिया मैसेजेस हो गए, इमेजेस होगी, ये सब चीजों से आप अपना डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हो, इससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर अपने मेथड्स लगाओ, कौन सा मेथड लगाओगे, उसके बाद आप फोरकास्ट कर दो। नेक्स्ट वन इज, अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर मेथड लगाओ जो आपने डिसाइड किया दोनों में से, और आपका फोरकास्टिंग हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे हमारी थ्योरी खत्म होती है, जितना भी थ्योरी पोर्शन था हमने पूरा कवर कर लिया। अब स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन, दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। मैंने क्या बोला, दो मेथड ऑफ फोरकास्टिंग होते हैं, यहाँ तो आप क्वालिटेटिव मेथड कर लो यूज। क्वालिटेटिव मेथड में क्या है, उसमें कोई स्टैट्स वगैरह नहीं लगता है, आप डायरेक्ट डेटा उठाते हो, उसमें बना बनाया डेटा उठाते हो। अब क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड में डिफरेंस क्या है, क्वालिटेटिव मेथड ज्यादातर कंपनीज तब यूज करती हैं जब तो उन्हें न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। क्यों मैम, ऐसा क्यों, जब न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो आपके पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है ना, हिस्टोरिकल डेटा होगा तो ही उसके ऊपर कुछ फॉर्मूला लगा पाओगे ना, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड में तो है ही सारा फॉर्मूला, तो उसके लिए आपके पास हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए। अगर हिस्टोरिकल डेटा ही नहीं है तो फॉर्मूला किसके ऊपर लगाओगे आप, कैसे डिमांड फोरकास्ट करोगे। तो उस केस में कंपनीज क्वालिटेटिव मेथड यूज करती है। या फिर अगर कंपनी ही न्यू खुल रही है, फिर तो उसका कोई भी पीछे का डेटा नहीं है, भूल ही जाओ। फिर फिर उस केस में क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग यूज किए जाते हैं। अदरवाइज प्रेफरेंस क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग को ही मिलती है, जो कि आपने रेगुलर क्लास में भी देखा होगा, क्योंकि ये ही ज्यादा सही हमें डिमांड फोरकास्ट करके देते हैं, ठीक है। बेटा जी, क्वांटिटेटिव मेथड में ना हमारे पास दो होते हैं, एक तो होता है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस, और एक आपके पास होता है आपका कैजुअल और रिग्रेशन एनालिसिस। वो समझने से पहले हम ना अपना बेसिक स्टैट समझते हैं, जो हमने अपना फाउंडेशन में पढ़ा था। आई नो आपने पढ़ा होगा, या फिर कईयों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा, जिन्होंने पढ़ा उन्हें याद नहीं होगा, इसीलिए हम फटाफट उसे रिवाइज कर लेते हैं। इजी सा है, जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस, एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ऐसे होता है ना, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपके आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स एक्सिस पर आपके आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैम ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है,
डिपेंडेंट वेरिएबल बच्चा मतलब कि नाम से समझो, जो डिपेंड है किसी चीज पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हो गए, जो डिपेंड नहीं है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा हो गया, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में हम, सेल्स डिमांड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो गया सेल्स, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब सेल्स आपकी किसी भी रीजन की वजह से इफेक्ट हो सकती है ना। एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर सेल्स डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो वो जो आपके फैक्टर्स है वो हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेल्स होगी आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब उन्होंने इन फैक्टर्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हो गया आपका टाइम फैक्टर और एक हो गया आपके अदर फैक्टर्स, उन्होंने इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है उसे। तो टाइम फैक्टर जब आपकी सेल्स टाइम के ऊपर डिपेंड है तो वो हो गया आपके टाइम सीरीज एनालिसिस। जब आपकी सेल्स अदर फैक्टर पे डिपेंड है तो वो आपकी हो गई कैजुअल या रेग्रेशन एनालिसिस। समझ आया क्यों दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स को। ठीक है, तो अब हमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ आ गए, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, कौन से डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये बी और ए को समझने के लिए मैं आपको आपके बचपन में लेके जाती हूँ। बचपन यानी कि फाउंडेशन में हम कैसे करते होते थे, ऐसे हमें डेटा दे रखा होता था, उन्होंने इसमें बोला हुआ है कि अगर आपका 8 रुपीज प्राइस है ना तो आपकी डिमांड होगी 10 यूनिट्स की। ठीक है, 8 रुपीज प्राइस है तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हमारी डिमांड आ जाएगी, ऐसे करते थे हम। अगर 6 रुपीज प्राइस है तो आपकी डिमांड होगी 20 यूनिट्स की। 6 रुपीज प्राइस ये रहा, 20 यूनिट्स ये रही, यहाँ से सीधी लाइन लगाते थे और यहाँ पे हो जाता था। अगर 4 रुपीज प्राइस है तो डिमांड होगी 30 यूनिट्स की, यहाँ पे आप मार्क लगाते थे, ऐसे करते थे ना बचपन में फाउंडेशन में। जब आपको ऐसे डेटा दिया होता था, ऐसे हम मार्क लगा लगा के ग्राफ पे लाइन बना लेते थे। देन यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि अगर आपका प्राइस 2 रुपीज रहता है तो आपके डिमांड कितनी यूनिट्स की होगी। तो हम देख रहे हैं कि ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, 8 रुपीज से 6 रुपीज प्राइस कम हुआ, यानी कि अगर 2 रुपीज प्राइस कम होता है ना तो आपके 10 यूनिट्स की डिमांड इंक्रीज होती है। अगेन 2 रुपीज का प्राइस डिक्रीज हुआ है और 10 यूनिट्स की डिमांड इंक्रीज हुई है। उसी तरह से अब फिर से 2 रुपीज का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो कितने यूनिट्स की डिमांड इंक्रीज होगी, 10 यूनिट्स की डिमांड इंक्रीज होगी, यानी कि कितने यूनिट्स की डिमांड हो जाएगी, 40 यूनिट्स की डिमांड हो जाएगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करते थे हमने। अब ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट लीनियर डेटा चल रहा है आपका, यानी कि 2 रुपीज की डिमांड प्राइस डिक्रीज होता है और 10 रुपीज की डिमांड ही इंक्रीज होती है, इसीलिए हमने ये सब चीजें फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे आप इस लाइन को फिर जोड़ देते होते थे, ये जो आपने लाइन लगाई है ना, इसी लाइन को हम कहते हैं स्लोप, दैट इज ए। ठीक है, और जहां पे आपकी ये लाइन वाई एक्सिस को कट करती है ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं बी, यानी कि आपका इंटरसेप्ट पॉइंट। ठीक है, अब आओ अपनी बात पे वहीं पे वापस, मैंने क्या बोला कि ये आपका डेटा कांस्टेंट चल रहा था, मतलब कि कोई भी इसमें ब्रेक नहीं था, लीनियर डेटा आपको गिवन था, इसीलिए आपने ये फाउंड आउट कर लिया। अगर वहीं पे आपको डेटा कुछ ऐसा दिया होता, ये देखो प्राइस है 9 रुपीज और डिमांड है 5 यूनिट्स की, अगर फिर प्राइस हो गया 8 रुपीज और डिमांड हुई 7 यूनिट्स की, ये देखो प्राइस में कितना डिक्रीज आया, 1 रुपीज का डिक्रीज आया प्राइस में, और डिमांड में कितना इंक्रीज हो गया आपका, 2 यूनिट्स का इंक्रीज हो गया डिमांड में। ठीक है, अगली बार अगेन क्या हुआ, 2 रुपीज का प्राइस में डिफरेंस आया, 8 से 6 हो गया, और डिमांड में कितना डिफरेंस आ गया, 7 यूनिट्स का डिफरेंस आ गया। अगेन आपके प्राइस में 2 रुपीज का डिफरेंस आया, डिमांड में कितना डिफरेंस आ गया, 2 यूनिट्स का डिफरेंस आया सिर्फ। पहले 2 रुपीज का डिफरेंस आया था तो डिमांड में 7 यूनिट्स का फर्क आया, अब 2 रुपीज का डिफरेंस आया, डिमांड में 2 यूनिट्स का सिर्फ डिफरेंस आया। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ कॉपी क्वेश्चंस में होता है आपको समझाने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है। अब इस केस में कैसे डिमांड फोरकास्ट करोगे, इसे अब ग्राफ पे लगा के देखें एक बार। 9 रुपीज पे आपका 5 यूनिट्स की डिमांड है, ठीक है, 8 रुपीज पे आपका 7 यूनिट्स की डिमांड है, 5,
यहाँ पे होगा कहीं पे 6 और यहाँ पे होगा कहीं पे 7, यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, 6 रुपीज पे आपका 14 यूनिट्स की डिमांड है, 6 पे है 14 यूनिट्स की डिमांड। 4 रुपीज पे आपका 16 यूनिट्स की डिमांड है। अब यहाँ पे लाइन बना के देखो तो लाइन बनेगी क्या? नहीं, लाइन तो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, अब कैसे डिमांड फोरकास्ट करें? यहाँ पे तो सिंपल था कि सीधी लाइन जा रही थी तो हमने उसी लाइन को अपने ऊपर को खींच लिया और हमारी डिमांड निकल गई। अब तो लाइन भी नहीं सीधी जा रही है, ट्रेंड ही नहीं फॉलो हो रहा है। अब कहाँ जाएगी लाइन? यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ कहाँ, कैसे जाएगी हमारी अगली डिमांड? जो डिमांड है, अगर 2 रुपीज प्राइस होगा तो कैसे निकाले अब ये डिमांड? तो इस केस में यहीं पे आपका मेथड यूज होता है, आपका रेगुलेशन लाइन का मेथड यूज होता है। अब अगर हमारे पास सीधी लाइन होती तो हम निकाल लेते ना, अगर आपके पास ऐसा सीधा डेटा होता तो आप निकाल लेते अपनी डिमांड। पर अभी आपके पास सीधी लाइन नहीं है, तो हमें सीधी लाइन अगर मिल जाए हम कर लें, तो सीधी लाइन फाइंड आउट कर लो ना। उसी सीधी लाइन को, जब हमारे पास डेटा ऐसे गिवन होता है बट इसमें हमें जो सीधी लाइन ढूंढनी है, इसी सीधी लाइन को हम क्या कहते हैं? रेगुलेशन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम रेगुलेशन लाइन कहते हैं। और ये रेगुलेशन लाइन ढूंढी कैसे जाती है आपकी? ये रेगुलेशन लाइन आप ढूंढते हो अपना मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगा के। ये मेथड यूज करके रेगुलेशन लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस मेथड का नाम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्यों है? तो बेटा जी देखो, अब आपके पास डेटा ऐसा था ना, ये देखो यहाँ पे देखते हैं हम, डेटा तो सोचो ऐसे, बट मैंने ढूंढी है ऐसी लाइन, मतलब कि पॉइंट रियल वाले थे यहाँ पे, यहाँ पे थे रियल वाले पॉइंट्स। ठीक है, बट मैंने पॉइंट अब कहाँ पे लगाए हैं? मैंने अज्यूम की है कि इतनी, मैंने अज्यूम की है कि इतनी सेल्स हुई होगी, इतनी सेल्स हुई होगी, यही अजम्पशन लिया ना मैंने। रियल सेल्स तो यहाँ पे हुई है, बट मैंने अजम्पशन लिया इतनी सेल्स होगी। अब आपकी रियल सेल्स को हम क्या कहते हैं? वाई कहते हैं, है ना। जो मैंने अजम्पशन ली है कि सेल्स इतनी हुई होगी, उसे हम क्या कह देंगे? वाई कैप कह देंगे। ठीक है, अब रियल में और हमने जो अज्यूम किया है उसमें डिफरेंस है ना, तो आपको क्या चाहिए? ये डिफरेंस कम से कम हो। क्यों मैम कम से कम हो? क्योंकि बेटे हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए ना, हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए। अभी एक्यूरेट डेटा तो ये रेड वाले रियल वाले वाई है, बट हम अजम्पशन ले रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। तो हमें उन डिफरेंस को कम से कम करना है, ये डिफरेंस, सारे डिफरेंसेस को प्लस करके समीशन ऑफ डिफरेंस हमें कम से कम करने हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसे लीस्ट, क्योंकि हम कम से कम करना चाह रहे हैं। और जो ये डिफरेंस आ रहे होते हैं ना, इन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर्स या फिर रेजिड्यू। ठीक है, अब स्क्वायर क्यों मैम? अब देखो इसमें से कुछ डिफरेंस ना आपके माइनस में आएंगे। ठीक है, ये प्लस में से ये माइनस किया, ठीक है, ये तो आंसर नॉर्मल आएगा। बट कुछ यहाँ पे कम है और हम ऊपर को इसे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आंसर माइनस में आएंगे। सोचो अगर आपके पास ऐसे डेटा आ जाए, माइनस +2 +1, आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग तो आपका एरर 0 हो गया। बट एरर तो है मैम, ये सब एरर ही है, हमें सबमिशन ऑफ एरर को कम से कम करना है। बट अगर कुछ एरर माइनस में होंगे, कुछ प्लस में होंगे, तो हमें एक्यूरेट सबमिशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जितने भी माइनस हैं उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। अगर माइनस का स्क्वायर कर दो प्लस में हो जाता है ना, इसीलिए हम स्क्वायर करते हैं उन एरर्स का। इसीलिए इसे कहा गया है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। समझ आया? तो ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम लगा के हम क्या निकाल सकते हैं? अपनी रेगुलेशन लाइन। रेगुलेशन लाइन कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तब समझ आया कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्यों है, हमें रेगुलेशन लाइन ढूंढनी क्यों है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज करके करेंगे क्या? रेगुलेशन लाइन ढूंढेंगे। रेगुलेशन लाइन क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि हमारे पास डेटा लीनियर नहीं है, हमें वो लीनियर लाइन चाहिए जिससे हम अपनी डिमांड फोरकास्ट कर सके। ठीक है, अब ये मेथड तो मैम ने आपको बता दिया कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज करेंगे। मेथड में है क्या क्या फॉर्मूला वो तो बताओ। तो मेथड का आपका फॉर्मूला है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। क्या फॉर्मूला है? मेरे साथ बोलो, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब y तो हमें पता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x भी हमें पता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये a और ये b क्या है अभी मैं आपको समझा के। a और b, a मतलब कि आपका स्लोप और b मतलब कि जो यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट करता है। अगर मैं आपको बता दूं इंटरसेप्ट करता है मतलब ये आपने एंगल बता दी ना कि कितने डिग्री का एंगल रखना है। अगर मैं आपको बता दूं कि आपको इतने डिग्री का एंगल रखना है
और आपकी लाइन, आपका स्लोप स्ट्रेट रहेगा या ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, तो आप ये स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर पाओगे ना। तो इसीलिए हमें ए और बी चाहिए जो हमारी रिग्रेशन लाइन ढूंढने में हेल्प करती है। ठीक है, अब ए का क्या फॉर्मूला होता है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कैसे निकलता है आपका, सबमिशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी वाई दिए हैं उसे प्लस कर दो डिवाइडेड बाय जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। एक्स बार आपका कैसे निकलता है, सबमिशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और बी अब कैसे निकलता है मैम हमारा, बी निकलता है आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। अब ये कैसे निकलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। अगर आपको वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला आ गया ना तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है जो आपने बचपन में भी पढ़ा है, सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये फॉर्मूला हम नहीं यूज करेंगे, मतलब जो आप इसे इजी वे में करके लिखते हो ना, तोड़ के लिखते हो, वो यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसे बस आपको यही फॉर्मूला आ गया ना, इसे खोल के लिखा हुआ है, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है कोई दिक्कत की बात नहीं, उसे खोल के लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे x और x बार का होल स्क्वायर किया है, मतलब दोनों के साथ स्क्वायर स्क्वायर आएंगे, तो क्या आ जाएगा, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब n कहाँ पे जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे जाएगा, क्योंकि एक्स बार तो ऑलरेडी n से डिवाइडेड होता है ना, एक्स स्क्वायर के नीचे n चला जाएगा, और ये हो गया हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला। अब अगर आपको वेरिएंस का फॉर्मूला आता है तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला वहीं से ड्राइव कर लोगे। अब वेरिएंस मतलब कि आपको डिफरेंस लेना होता है, वेरिएंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंस लेता है। अब वेरिएंस और कोवेरिएंस में क्या फर्क है, कोवेरिएंस मतलब दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस, यानी कि एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस। वेरिएंस का मतलब एक्स और एक्स के बीच में ही डिफरेंस। अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर एंड एक्स बार स्क्वायर में डिफरेंस निकाल लो, है ना वेरिएंस में। कोवेरिएंस में क्या करोगे, एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस लोगे। अब एक बार ये स्क्वायर्स खोल दो, ये जितनी भी स्क्वायर्स लगे हैं इसे खोल दो, ये कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो, इसे अगर हम खोल के लिखें तो कैसे हो जाएगा, ये x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, है ना। और ये कैसे हो जाएगा आपका, x बार इंटू एक्स बार हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। अब ये x और x के बीच में डिफरेंस था, कोवेरिएंस में क्या है, x और y के बीच में डिफरेंस है, तो यहाँ पे अभी कैसे हो जाएगा वेरिएंस का फॉर्मूला, देखो देखो एक बार, बहुत सिंपल है, कैसे हो जाएगा, x और यहाँ पे x में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि हमें x y का डिफरेंस चाहिए, x y बाई n हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, x बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बार हो जाएगा, और ये हो गया आपका कोवेरिएंस का फॉर्मूला। ये देखो, x समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई n माइनस एक्स बार और y बार, ये है आपका कोवेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, बट व्हेन द डेटा इज ऑफ सेम इंटरवल इन टाइम सीरीज एनालिसिस देन फॉर कैलकुलेटिंग b इज, आपका b का फॉर्मूला ये है और a का फॉर्मूला ये है। ये वाली मैम बात अभी नहीं हमें समझ आई है, जिन्होंने तो रेगुलर क्लास देखी उन्हें तो समझ आ गई है, बट ये मैं बात आपको सम करते हुए बताऊंगी। अब हम चलते हैं सम प्रैक्टिस पे, अभी हमें सारे फॉर्मूला वगैरह तो पता चल गया ना, अभी फॉर्मूला को लगा के देखते हैं एक बार। ये मैंने अपनी जो क्लास में बहुत सारे ढेर सारे सम करवाए हैं, सारे नहीं मैं रिवीजन में करवाऊंगी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है वही वाले करवाऊंगी मैं इसमें। सबसे पहले आपके पास क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लिया है, with the help of the following data project the trend of sales for the next 5 year। आपको नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ट्रेंड ऑफ सेल्स निकालना है, मतलब आपको 2021 तक का डेटा दिया है, 2022, 2023, 24, 25 और 26, ये 5 ईयर की आपको सेल्स फाइंड आउट करनी है। आपको सिर्फ 2021 तक का डेटा दे रखा हुआ है, ठीक है। ये दे रखा है आपको वाई, सॉरी ये दे रखा है आपको ईयर्स, और ये आपको दे रखा है वाई, सेल्स आपको दे रखी है वाई। अब क्या मैम हम इन ईयर्स को एक्स लेंगे, नहीं, इन ईयर्स को हम एक्स नहीं ले सकते हैं, तो एक्स कैसे लेंगे, एक्स हम निकालेंगे खुद से। अब हमें एक्स को 1 2 3 4 5 समथिंग में, मतलब अमाउंट में चाहिए ना, ईयर्स में थोड़ी ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट 2015 को हम लेट कर लेंगे फर्स्ट ईयर हमारा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्स बना लेंगे। 2015 के बाद 16 आता है, 16 ही लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन 17 आता है, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन 18 आता है, ये क्या हो जाएगा, 4, ये क्या हो जाएगा, 5, ये क्या हो जाएगा, 6, एंड ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारे पास। ये होगा हमारा एक्स, और वाई तो हमें गिवन ही है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, एक तो हमें चाहिए एक्स वाई। क्यों मैम हमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाई क्यों चाहिए, जिससे तो रेगुलर क्लास देखी है उसे तो पता है,
जिसने नहीं देखी है मैं बता देती हूँ एक बार क्यों चाहिए हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्या चाहिए आपको, क्या चीज फाइंड आउट करनी है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, है ना। सबसे पहले इसमें हमें चाहिए ए का क्या फॉर्मूला है, y बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, y बार निकल जाता है हमारा, y बार इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। x बार कैसे निकल जाता है, सबमिशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। मतलब कि हमें y और x का सबमिशन चाहिए मेन बात तो। देन b कैसे निकलता है हमारा, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस एक्स। ठीक है, जिसमें हमारा वेरियंस का फॉर्मूला है सबमिशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब क्या आपके पास एक्स स्क्वायर है, नहीं है ना एक्स स्क्वायर, ये जो डेटा गिवन है तो एक्स स्क्वायर हम निकाल लेंगे, देन उसकी सबमिशन लगा लेंगे यहाँ पे, इसीलिए एक्स स्क्वायर टेबल में ऐड किया। देन उसके बाद आपके पास एक्स बार का स्क्वायर तो निकल ही जाएगा, उसके लिए टेबल में ऐड करने की जरूरत नहीं है, नहीं यहाँ पे निकला हमारा एक्स बार, इसी को स्क्वायर कर लेंगे, एक्स बार का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, एक्स वाई का अभी तक नहीं हमें पता चला। देन आपका आता है कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ, नीचे लिखते हैं ना, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका कोवेरियंस का, सबमिशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार वाई बार। अब ये देखो इसमें हमें क्या चाहिए, सबमिशन एक्स वाई चाहिए, तो सबमिशन एक्स वाई भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया ताकि उसका सबमिशन मिल जाए हमें। उसके बाद एक्स बार और वाई बार तो हमें निकाला ऊपर मिल ही गया होता, टेबल में ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो चीजें ऐड करने की जरूरत थी, एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई, जो हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो अभी फटाफट फाइंड आउट कर लो एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। चलो कैलकुलेटर ले लिया मैंने भी अपना, एक्स स्क्वायर पहले निकालते हैं, 1 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49। देन एक्स वाई निकाल लो, 80 90 इंटू 2 180, 92 इंटू 3 276, 83 इंटू 4 332, 94 इंटू 5 470, 99 इंटू 6 594 and 92 into 7 644। अब सबका सबमिशन लगा लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 28। y का भी प्लस लगा लो, 80 90 92 83 94 99 and 92 630। एक्स स्क्वायर का भी प्लस लगा लो, 1 4 9 16 25 36 and 49 140। एंड एक्स वाई का लगा लो, 80 180 276 332 470 594 644 2576 हमारा टोटल आ गया। अभी फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर देते हैं, सबसे पहले निकालते हैं वाई बार। सबमिशन ऑफ वाई है हमारे पास 630, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7, 630 डिवाइडेड बाय 7। सबमिशन ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, 828 डिवाइडेड बाय 7। 630 630 divided by 7 is 90 and 28 divided by 7 is 4। ठीक है, इतना निकल गया हमारे पास। देन वेरिएंस निकाल लो। अब वेरिएंस में क्या चाहिए हमें, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर 140 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना है हमारे पास, एक्स बार है इधर, 4 का स्क्वायर कर लो 16, कितना आ गया यहाँ पे 140 डिवाइडेड बाय 7 is 20 minus 16 is 4। क्रॉस चेक कर लेना चाहिए भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हम। एक्स वाई का सबमिशन क्या आ जाएगा, 2576 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स बार और वाई बार क्या है हमारे पास 90 एंड 4।
360 2576 divided by 7 is 368. कितना आ गया आपका कोवेरियंस? 8. वेरिएंस में निकल गया, कोवेरियंस में निकल गया। अब निकाल लो अपना बी। कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस दैट इज 4, बी आ गया आपका 2। अब निकाल लो अपना ए, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कितना आपके पास 90 माइनस बी है 8 और एक्स बार आपके पास मे बी 4 है, एक्स बार 4, ठीक है। 90 माइनस 32 58, सॉरी यहाँ पे हमारे पास बी है 2, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया बी। यहाँ पे बी है हमारे पास 2, वही सोचूं कि 8 कहाँ से आ गया। 4 to the 8 and 90 minus 8 is 82. ठीक है, सारी कैलकुलेशंस हमारी सही है। 90 था, यहाँ पे 630 था। एक बार जो भी कैलकुलेशंस होगी एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। 80 90 499 and 92 is 630 divided by 7 is 90 ही आता है हमारे पास y बार एंड y बार माइनस, हाँ ठीक है। अब हमें क्या निकालना, अपना y की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी एक्स निकालना है हमें। अभी y 4 क्या निकालनी है हमें, 5 साल की सेल्स निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालना अपना 2022 की सेल्स निकालनी है। अब देखो यहाँ पे x 2021 है हमारे पास 7, तो 2022 हमारे पास क्या होगा 8, 2023 क्या होगा 9, 24 क्या होगा 10, 25 क्या होगा 11 एंड 26 क्या होगा 12 होगा। 26 तक ही निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास x निकल गया। अब डाल दो इसमें सारी वैल्यूज। a कितना है हमारे पास 82 प्लस b कितना है हमारे पास 2 इंटू x हमने अभी कितना देखा 8, 82 प्लस 16 इक्वल्स टू 98। ये आपकी निकल गई 2022 की सेल्स। वैसे ही 2023 की भी निकाल दो, कैसे निकलेगी, ए तो आपके पास 82 है प्लस बी कितना आपके पास 2 इंटू एक्स अब कितना आपके पास 9, 2023 का 9 हो गया ना एक्स अपने पास, वैसे ही निकाल दो 82 प्लस 9 टू 18 100। 2024 की निकाल दो वैसे ही 82 प्लस 2 इंटू 10, 82 प्लस 20 100, 20 आया, सॉरी 102 आया। वैसे ही 2025 का भी निकाल दो, 82 हमारे पास ए है प्लस 2 हमने बी निकाला, एक्स कितना अब इसी ईयर का 11, मैंने ऊपर ही बताया आपको 82 प्लस 22 104। वैसे ही निकाल दो 2026 का भी 82 प्लस 2 इंटू 12, 82 प्लस 24 इक्वल्स टू 106। ठीक है, ठीक है, ये हमारी निकल गई सेल जो उन्होंने निकालने के लिए कहा था। अब ये जो था ना बेटा, ये था आपका लॉन्ग कट, मतलब हमने प्रॉपर फॉर्मूला लगा के पूरा का पूरा फॉर्मूला निकाल के किया। अब इसे मैं आपको करके दिखाऊंगी एक शॉर्टकट से। कौन सा शॉर्टकट मैम, दिखाती हूँ, रुको इसे कर लेते हैं थोड़ा साइड पे। तू आजा इधर, इसे कर लेते हैं हम इरेज। चलो
यहाँ पे मैं ना x के साथ गेम चेंज करूंगी और देखना शॉर्टकट से हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो हमने क्या किया, हमें x को तो लेट ही करना पड़ना था ना, है ना, सिंपल सी बात थी, x को तो लेट ही करना पड़ना था। हमने x को 1 लिया, देन इसे 2 3 ऐसे काउंटिंग में ले लिया। अगर सोचो ऐसा मैं कुछ करूं कि जैसे हम बचपन में करते थे, मिड वाले नंबर को 0 ले लेते थे, देखना उसका कितना फायदा होगा। ये है ना मिड वाला, इसे मैंने ले लिया 0, ऊपर इससे ऊपर काउंटिंग करते जाओ। 18 से 1 साल ऊपर गया -1, फिर 1 साल ऊपर गया -2, फिर 1 साल ऊपर गया -3। यहाँ पे आ जाओ, 18 से 1 साल नीचे आया 1, फिर 1 साल नीचे आया 2, 1 साल नीचे आया 3। एक बार इसका समीशन लगाना है x का, क्या समीशन आता है? 0 आता है मैम। इसका समीशन क्या, समीशन आता है 0 आता है। अब एक बार अपने फॉर्मूलाज में ना वैल्यूज पुट करके देखो। ये देखो, सबसे पहले तो हमारा x बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ अगेन, y बार तो हमारा वही रहेगा, सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n, 630 डिवाइडेड बाय 7 इज 90। x बार निकालना जरा, सबमिशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, 0 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा मैम। x बार हो गया हमारा 0। अब निकालना जरा वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x का क्या फॉर्मूला था, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर हमारे पास, अच्छा एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आएगी ही, बट चेंज हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इससे भी थोड़ा सा साइड हटा देते हैं। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्यों आएगी, जिन्हें तो समझ आ गया है अच्छी बात है, आ भी जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पे निकालते हैं हम एक्स स्क्वायर, नया वाला एक्स स्क्वायर। माइनस को अगर स्क्वायर करो तो वो क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। तो एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू आएगी, 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, 0 1 2 एंड 3। इसकी तो प्रॉपर वैल्यू आएगी हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 करो, 9 प्लस 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आई हमारे पास 28। ठीक है मैम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू हमें मिल गई। एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू निकालना, अगर हमारे पास एक्स बार ही 0 है, इसका भी स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा ना, तो एक्स बार निकालने की तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो क्या फॉर्मूला हो गया यहाँ पे वेरिएंस का, सबमिशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सिर्फ यही फॉर्मूला बचा वेरिएंस का, कोवेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ। सबमिशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार एंड वाई बार। अब देखो इसमें देखो, सबमिशन ऑफ एक्स बाई वाई की तो वैल्यू रहेगी, एक्स बार वाई बार की वैल्यू नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी, एक्स बार अगर 0 है, उसके साथ आप 90 को वाई बार को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो आपकी एक्स बार की कोई वैल्यू रही नहीं रही मैम, एक्स बार वाई बार की कोई वैल्यू नहीं रही। तो कोवेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो गया, सबमिशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन। बस इतना ही फॉर्मूला बचा, वेरिएंस का इतना बचा, कोवेरिएंस का इतना बचा। अब आपके बी का क्या फॉर्मूला था, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस। ठीक है, सबमिशन, अभी कोवेरिएंस का क्या फॉर्मूला बचा है आपके पास, यहाँ पे देखो कोवेरिएंस का सिर्फ यही फॉर्मूला बचा है, सबमिशन एक्स वाई बाय एन। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला आपके पास, सिर्फ यही है, सबमिशन एक्स स्क्वायर बाय एन। अब ये देखो एन के साथ एन कट गया। बी का क्या फॉर्मूला बचा आपके पास, बी का फॉर्मूला बचा सबमिशन एक्स वाई बाय सबमिशन एक्स स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला बचा बी का। इतना बड़ा जो फॉर्मूला था, कोवेरिएंस वेरिएंस निकालो फिर बी निकालो, अब बी का डायरेक्ट फॉर्मूला सिर्फ इतना सा बचा, हो गया ना शॉर्टकट। अब वही देखो आपके ए का फॉर्मूला भी चेंज होगा। ए का फॉर्मूला क्या होता है, वाई बार माइनस बी एक्स बार होता है ना ए का फॉर्मूला। तो एक्स बार तो 0 है, 0 के साथ समथिंग मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो ए का फॉर्मूला सिंपल सा क्या बचा, ए इक्वल्स टू वाई बार बचा। ये हो गया आपका ए का न्यू फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, समझ आया कुछ। ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो अगर आपके पास जो डेटा है वो इक्वल इंटरवल्स का दे रखा है। मतलब यहाँ पे मेरे को डेटा इक्वल इंटरवल्स का दे रखा था, यहाँ पे 0 के बाद -1 -2 -3 लिया, इसलिए मेरा नलीफाई होके नीचे 0 आ गया।
अगर यही देखो यहाँ पे अगर डेटा कुछ इस तरह से दिया होता 2018 के बाद यहाँ पे 2017, 2015, 2012, 2019, 2022, 2023, अगर डेटा ऐसे दिया होता। अब जरा लेना अपने एक्स, क्या निकलते हैं आपके पास एक्स, निकालना एक्स जरा। इसे अगर हम जीरो यहाँ पे अज्यूम कर लें, वैसे ही जीरो अज्यूम करते हैं जैसे उसमें किया शॉर्टकट में, देन यहाँ पे कितने साल बढ़ रहे हैं, कितने साल सॉरी कम हो रहे हैं, 18 के बाद सारा यहाँ तो सिर्फ एक ही साल कम हो रहा है, -1 आ जाएगा। देन कितने साल कम हो रहे हैं, 17 के बाद 16 के बाद 15, 2 साल कम हो रहे हैं मैम पीछे। यहाँ पे अगर 16 होता ना, यहाँ पे आता -2 और यहाँ पे आना क्या आना चाहिए, यहाँ पे -3 आना चाहिए यहाँ पे। देन अगेन 15 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे 14, फिर 13, फिर 12 आना चाहिए। तो मतलब कि ये 14 पे होता -4, 13 पे होता -5 एंड 12 पे आता -6। समझे? अभी 18 के बाद तो चलो 19 ही आना चाहिए, तो 1 प्लस कर दो। 19 के बाद आता है 20, के बाद आता है 21, मतलब कि यहाँ पे आता 2 और यहाँ पे आता 3, फिर 20 के बाद आता है 23, ठीक है, +1 कर दो यहाँ पे, मतलब 4 ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 19 के बाद कितने साल प्लस किए हैं आपने, 2 साल प्लस कर दिए ना, मतलब 19 के बाद 20 को 2 देते, 21 को 3 देते और यहाँ पे आना था आपका 4, सॉरी यहाँ पे आना था 4 और यहाँ पे 5, मतलब ये 18 के बाद आपने 1 प्लस किया, 1 साल बढ़ा तो 1 आ गया। अब उसके बाद आपको सीधे 3 प्लस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 2 साल का जंप मार के ये तीसरे पे आए, तो 3 1 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4th ईयर पे आप आ जाओगे। एंड देन उसके बाद फिर से 1 साल प्लस हुआ, 5 आ गया। अब जरा टोटल लगाना, कितना टोटल बनता है आपका, -6 प्लस -3 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, कितना, ये क्या हुआ, -6 प्लस -3 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, ये तो 0 हो गया। मैंने थोड़ा डेटा अलग ले लिया है, रुक जाओ करते हैं कुछ, यहाँ पे करते हैं 2025 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है 2025, 22 के बाद यहाँ पे आ गया आपका 23, 24 के बाद 25, यानी कि 3 साल और जंप करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका होता 5, यहाँ पे होता 6 और यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 7th ईयर आएगा, अगर यहाँ पे 2025 दिया होता। पहले वाला डेटा आपको मैंने ऐसे दे दिया कि वो नलीफाई हो गया, फिर अगेन 0 हो गया। अब एक बार प्लस करके दिखाओ, -6 -3 -1 1 4 7, अब कितना आया आपके पास सबमिशन, अब आया मैम हमारे पास सबमिशन 2 आया सबमिशन। अब आपका क्या एक्स 0 है, नहीं है, तो क्या आपके इस बार फॉर्मूला छोटा होगा, क्यों होगा मैम, अब इस केस में तो फॉर्मूला छोटा हुआ था क्योंकि हमारे पास सबमिशन ऑफ एक्स 0 आया था, इसलिए वो कट कटा के फॉर्मूला छोटा हो गया। बट अभी हमारे पास सबमिशन ऑफ एक्स 0 ही नहीं आया, तो फॉर्मूला क्यों छोटा होगा, तो इस केस में आपका प्रॉपर फॉर्मूला ही लगेगा, जो आपने फुल फ्लेज फॉर्मूला ना वही लगेगा। तो इस केस में हमें क्यों इतना झंझट पालना 0 -1 -3 करके, तो इस केस में हम जब हमें डेटा ऐसे गिवन हो, मतलब कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ डेटा हमें नहीं गिवन है, उस केस में हम क्या करेंगे नॉर्मल, वैसे तो आप ये माइनस वाला करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स लेने में कंफ्यूज मत हो जाना। बट अगर आपको ऐसा डेटा गिवन होता है ना, आई सजेस्ट कि आप 1 2 वाला फॉर्मूला यूज करो। 0 तो हम इसलिए लेके आ रहे हैं ना, क्योंकि हमें वो नलीफाई करके 0 बनाना है एंड में, क्योंकि वो डेटा ऐसा है कि नलीफाई होकर एंड में 0 हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला छोटा होगा, इसलिए हमने बीच वाले को 0 लेट किया। बट अगर बीच वाले को 0 लेट करने के बाद भी हमारा डेटा ही गंदा सा हमें डेटा दे रखा है कि वो नलीफाई नहीं हो रहा है, 0 ही नहीं बन रहा हमारा सबमिशन ऑफ एक्स, तो सिंपल वाला करते हैं ना, 1 2 लेके करते हैं। तो 2012 को ले लो आप 1, 2015 कितना हो जाएगा, फिर आप 2012 के बाद आप 3 साल जंप मार रहे हो ना सीधा, 2015 3 साल बाद आएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 2012 13 14 और 15, 12 को आप ले रहे हो 1, 13 को ले रहे हो 2, 14 को लोगे फिर 3 एंड 15 को क्या लोगे, 4 लोगे। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही थी ये एक्स सेलेक्ट करने में, मैं इसीलिए इतना अच्छे से इसे समझा रही हूँ। ठीक है, अब समझ आया ना, ये बच्चों वाला काम था बच्चे,
जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे कि किसको क्या लेट करना है। उसके बाद 15 के बाद एक साल छोड़ दो, उसे हम 5 करेंगे और 17 को क्या कहेंगे, 6 कहेंगे। 17 के बाद 18 आ गया, 7। 18 के बाद 19 आ गया, 8। 19 के बाद 20, 21। 9 10 गया, 22 पे क्या आ गया, 11। 22 के बाद 23, 24। 12 13 गया, 25 पे क्या आ गया, 14 आ गया। ऐसे 1 1 4 6 7 8 11 14 करके हम इसे लेट करेंगे और अपना सम सॉल्व कर लेंगे फिर इस केस में। समझ आया? ठीक है। अगर हमें इक्वल इंटरवल ऑफ डेटा गिवन है तो उस केस में हम सेंटर वाले को 0 लेट करके पूरा का पूरा सम सॉल्व कर लेंगे। अभी एक बार वापस आते हैं अपने वही जो सम कर रहे थे, इसका एक और सम करवाऊंगी जिसमें आपको अच्छी तरह से सब समझ आ जाएगा। हम कर रहे थे अपना ये वाला सम, इसमें हमने क्या किया, इसमें तो हमें इक्वल इंटरवल ऑफ डेटा गिवन है, बीच वाले को 0 लेट करेंगे, इसे -1 -2 -3, क्योंकि एक एक साल का ही गैप जा रहा है सब में। फिर +1 +2 +3, आंसर आ गया 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर भी हमारा निकल गया। अभी एक्स वाई भी निकालो, एक्स वाई भी तो चेंज करेगा ना, निकालो एक्स वाई। 80 इंटू -3 -240, 90 इंटू 2 -180, 90 इंटू 1 92 माइनस। अब ये प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना, बहुत बार मिस्टेक होती है, मेरे से ही हो जाती है बहुत बार सम करवाते करवाते, कि इसे जब आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो ना 240 माइनस लिखना भूल जाते हो, फिर आपका सबमिशन ऑफ एक्स वाई गलत हो जाएगा ना, पूरा सम गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना आप। 0 94 99 इंटू 2 198 92 इंटू 3 276 240 प्लस 180 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 198 प्लस 276, सबमिशन आ गया आपका 56। अब फॉर्मूला में लगा देते हैं हम फटाफट। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, b इक्वल्स टू सबमिशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई सबमिशन एक्स स्क्वायर, है ना। तो सबमिशन एक्स वाई कितना है हमारे पास, सबमिशन एक्स वाई हमारे पास 56 एंड सबमिशन एक्स स्क्वायर है 28। 56 डिवाइडेड बाई 28, 2 आ गया बी हमारे पास। ऊपर वाले फॉर्मूले से भी बी हमारे पास 2 ही आया था ना, सेम ही था ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी B2 ही आया था, यहाँ पे भी B2 ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, जस्ट कट कट हो गया वो यहाँ से। बट ए हमारा सेम नहीं आएगा क्योंकि ए के लिए फॉर्मूला ही चेंज हो गया, ए इक्वल्स टू वाई बार हो गया ना, तो वाई बार तो हमारा वही सेम है। ए इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, सॉरी कितना था, 90 था ना वाई बार, वाई बार था 90, तो ए इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 90 आ गया। फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपना वाई निकालो, वाई फॉर विच ईयर, 2022 के लिए सबसे पहले निकालना है। y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ए कितना अब हमारे पास 90 प्लस बी कितना है 2 इंटू, अब x कितना होगा, x की तरफ ध्यान दो, x कितना होगा मैम, 2022 देखना है ना अब हमें, x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 2022 के लिए, 2023 के लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 24 के लिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, 4 हो गया। 90 प्लस 4 टू ज़ा 8 इक्वल्स टू 98, इतना ही निकला था ऊपर भी, देखो आ जाओ, इतना ही निकला था। अल्टीमेट आंसर मैच करेगा, जस्ट वो शॉर्टकट है, आंसर तो मैच करेगा ही आपका। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही 2023 का भी निकाल के बता देती हूँ। y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, 90 प्लस 2 इंटू एक्स कितना अब इस केस में आ जाएगा आपका 5, 100 आ गया एक्स, सॉरी वाई, इस केस में वाई कितना था 100 ही था। ठीक है, समझ आया, बाकी के 3 आप निकाल लेना शॉर्टकट से भी। आई होप अब इस क्वेश्चन में जितने भी डाउट होंगे इस फॉर्मूला को लेके आपके निकल गए होंगे ये इस क्वेश्चन को करने के बाद। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, दैट इज दिसंबर 2022 का क्वेश्चन। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट क्या आ रहा है, मतलब लिटरली बच्चे मेरे को मैसेज करके बोल रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चन में ना, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है इसमें मिसप्रिंट था,
मतलब कि टीचर्स जो यूट्यूब पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं, उसमें टीचर्स ने अजम्पशन लिखी करवाया कि क्वेश्चन में मिस प्रिंट था। और मैं बताती हूँ आपको इन्होंने क्या अजम्पशन ली हुई है। देखो क्या लिखा है इसमें, आपको ट्रेंड वैल्यूज टैबुलेट करनी है एज वेल एज एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन ईयर 2020 एंड 2025 का आपको प्रोडक्शन को एस्टिमेट करना है। ईयर दे रखी है, फटाफट हम अपना एक्स बना लेते हैं। एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, अभी ये देखो कौन सा वाला डेटा है, क्या इसमें हम जीरो लेट कर सकते हैं? 13 के बाद 15 एक का गैप है, देन 15 के बाद 16 कोई गैप नहीं है, 16 के बाद 17 कोई गैप नहीं है, 17 के बाद 18 कोई गैप नहीं है, 18 के बाद 19 कोई गैप नहीं है, 19 के बाद 20 21 एंड डायरेक्ट 22 दो का गैप है। क्या ये आपको इक्वल इंटरवल वाला डेटा दिख रहा है? नहीं मैम, इक्वल इंटरवल वाला डेटा तो नहीं है, ये हमारे पास नॉर्मल डेटा है। तो इसे कौन से वाले मेथड से सॉल्व करना होगा? लॉन्ग कट वाले मेथड से ये सोल्व होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जीरो लेट करते हैं क्या? नहीं मैम, इसमें हम 1 2 लेट करके करते हैं। 2013 को 1 लेट कर लेंगे, देन उसके बाद 2013 के बाद 15 कितने ईयर्स छूट गए? 2 ईयर्स छूट गए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि 2014 होगा 2 एंड 2015 हो गया 3। 2016 इज 4 5 6 7। नाउ अब इसमें 2 ईयर्स है ना बीच में छूटे हुए, 2020 हो जाएगा आपका 8, 2021 हो जाएगा 9 एंड 2020 22 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, इतना तो अब तक आ ही गया होगा, रेगुलर क्लास में भी यही करते आए हैं और अभी रिवीजन में भी हमने स्टार्टिंग में यही सब किया। तो ये हमारे निकल गए एक्स। अब एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई निकाल लेंगे हम नॉर्मल। ठीक है, एक्स स्क्वायर निकाल लो। पहले मैं ना आपको नॉर्मल सम सॉल्व करवा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि टीचर्स इसमें क्या असम्पशन ले रहे थे। एक्स स्क्वायर 1 1 3 3 9 4 4 16 5 8 25 6 6 36 7 7 49 10 10 100। एक्स वाई निकाल लो। 70 75 into 3 is 225, 90 into 4 is 360, 98 into 5 is 490, 85 into 6 is 510, 91 into 7 is 637 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000। टोटल कर लो, 70 2 to 5 360 490 510 637 एंड 1000। 3292 आ गया इसका। इसका भी टोटल लगा लो, 1 9 16 25 36 49 एंड 100 236। y का भी टोटल लगा लो, 70 75 90 98 85 91 100 609। x का भी टोटल लगा लो, 1 3 4 5 6 7 एंड 10 36। ठीक है, अब सॉल्व कर लो नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं। अब इस केस में सबसे पहले y बार चाहिए, y बार तो हर केस में चाहिए, सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। सबमिशन ऑफ y हमारे पास कितने 609 एंड n कितना 1 2 3 4 5 6 7। 609 डिवाइडेड बाय 7 इज 87। y बार तो आ गया, अभी x बार भी निकाल लेते हैं। सबमिशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, सबमिशन ऑफ x इज 36 डिवाइडेड बाय 7, 5.143। ठीक है, अब इस केस में आपके b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या आपके b का फॉर्मूला कट होगा इस केस में? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम हमारे पास यहाँ पे इस बार x का सबमिशन 0 नहीं बन पाया, इसलिए b का प्रॉपर फॉर्मूला लगेगा। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे टीचर्स असम्पशन क्यों ले रहे थे। अब क्या था कि उन टीचर्स ने जब आपको पढ़ाया ना, उन्होंने क्या किया, जस्ट आपको शॉर्टकट वाला मेथड बता दिया। कौन सा मेथड मैम? जो हमने शॉर्टकट वाले किया ना, b इक्वल्स टू सबमिशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय सबमिशन एक्स स्क्वायर। तो उन्होंने ये वाला मेथड आपको करवा दिया। जब उन्होंने आपको समझाया, उन्होंने आपको पूरा लॉन्ग कट बताया नहीं कि कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस होता है, फिर वहां पे सबमिशन ऑफ एक्स 0 आ जाता है, इसलिए वो मेथड कट के छोटा हो जाता है। उन्होंने डायरेक्ट छोटा वाला मेथड बता दिया। अब इस वाले केस में छोटा वाला मेथड तो लगता नहीं था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि ये लीनियर डेटा नहीं था। तो उन्होंने पता है इस केस में क्या किया, उन्होंने ऐसे किया, यहाँ पे तो 2013 ही रहने दिया। खैर मेरे को पेन का कलर चेंज करने दो। यहाँ पे तो 2013 ही रहने दिया, 15 यहाँ पे भी, 16 17 18
19 और यहाँ पे पता क्या कर दिया, 21 कर दिया। 21 करने से क्या हुआ मैं बताती हूँ अभी। ये देखो यहाँ पे गैप कितना है 1 का, देन कितना है 0 0 का गैप चलता आ रहा है, 0 0 0 0। यहाँ पे गैप देखो, यहाँ पे अगेन है 1 का गैप है। एक बार एक्स सेलेक्ट करना है इसके अकॉर्डिंग, कैसे आएंगे आपके एक्स देखना। यहाँ पे अगर आप सेंटर वाला बनता है आपका, यहाँ पे तो 2 3 4 5 6 7 है ना, तो सेंटर वाला बन जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका सेंटर वाला। ठीक है, अभी ऊपर चलो, ये हो गया -1, ये हो गया -2, -3 जाना था 2014 एंड 2013 क्या गया आपके पास -4, ये क्या हो गया 1 2 एंड ये भी क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो अब सबमिशन ऑफ एक्स हो गया ना 0। तो उन्होंने क्या किया कि ये उन्होंने बोला कि ये 2021 ना गलत है, मिस प्रिंट है, ये जो 2022 लिखा है ना ये मिस प्रिंट है, तो उन्होंने इसे 2021 लेट कर लिया। ये मिस प्रिंट नहीं था, आपके कॉन्सेप्ट गलत थे। ठीक है, इसमें एक मिस प्रिंट था क्वेश्चन पेपर में, जो कि था उन्होंने 2019 की जगह क्वेश्चन पेपर में लिख दिया था 3019। वो तो सरासर मिस प्रिंट था, वो तो किसी को भी दिख रहा है। यहाँ पे 2019 लिखा है ना, क्वेश्चन पेपर में ऐसे 3019 लिख के हुआ था, ये तो सबको दिख रहा है कि ये 3019 नहीं आना था, यहाँ पे 2019 ही आना था। ये मिसप्रिंट था, ये सही करना था, बट ये आपका मिसप्रिंट नहीं था, यहाँ पे 2022 ही आना था। ठीक है, आगे हम अब अपना सम सॉल्व करते हैं। अब समझ आया आपको कि क्यों ये गलत नहीं है, इसमें असम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सही आया है, बस आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। हमारे कॉन्सेप्ट सही है, हम तो बना लेंगे, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी बी निकाल लो। बी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स एंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला है, समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास 236 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लो, 5.143 इंटू 5.143 इज 26.450। ठीक है, तो 236 डिवाइडेड बाय 7 कर लो, यहाँ पे आया 33.714 माइनस 26.450। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आ गया आपके पास, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 33.714 माइनस 26.450, 7.264, ये हमारे पास आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स। अब हम करेंगे कैलकुलेट कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैसे निकलेगा आपका, सबमिशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार एंड वाई बार। सबमिशन एक्स वाई हमारे पास कितना गिवन है 3292 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स बार कितना है हमारे पास 5.143 एंड 87, 5.143 वाई बार है हमारे पास 87। कैलकुलेट कर लो सबसे पहले, 3292 डिवाइडेड बाय 7 इज 470.286 माइनस 5.143 इंटू 87, 447.441, 470.286 minus 447.441 is 22.845 आपका कोवेरिएंस आ गया। ठीक है, अब आप अपना बी कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। कोवेरिएंस दैट इज 22.845 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स दैट इज 7.264। ठीक है, ये था ना आपका वेरिएंस ऑफ एक्स, तो क्या आ गया आपकी बी की वैल्यू 7.264, 3.145, ये आ गया आपके बी की वैल्यू। अब निकाल लो ए की वैल्यू। अब ए का भी फॉर्मूला प्रॉपर रहेगा, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कितना हमारे पास 87 है ना, ये देखो वाई बार 87 माइनस बी कितना आ गया हमारे पास 3.145 इंटू वाई बार, एक्स बार कितना है 5.143, हाँ 5.143, 3.145 इंटू 3.145 into 5.143 minus 87 is 70.845
825, ये आ गया आपका ए की वैल्यू। अब कैलकुलेट कर लो इक्वेशन में, पहले इक्वेशन बना लो, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। वाई इक्वल्स टू ए कितना है 70.825 प्लस बी कितना है 3.145 एक्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन निकल गया। देन उन्होंने क्या करने को बोला है, एस्टिमेट करनी है प्रोडक्शन इन ईयर फॉर 2022 एंड 2025 के लिए। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर 2022, y equals to 70.825 प्लस 3.145 इंटू, अब x इस केस में क्या आएगा, देखो 2022 का बोला ना, 2020 का बोला, सॉरी 2020, 19 के बाद आता है हमारे पास 20, तो 19 यहाँ पे है तो 20 यहाँ पे होगा, तो 20 का क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 8 होगा x, है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा x 8 आ जाएगा। और दूसरा ईयर कौन सा है हमारे पास 2025, अब 2025 देखो 22 के बाद यहाँ पे आएगा 23, 24 देन 25, 22 को हमने अगर 10 लिया है तो 23 को 11, 24 को 12 और 25 को कितना लेंगे हम 13 लेंगे। ठीक है, ये देखो पहले ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.145 इंटू 8 प्लस 70.825, 95.985 आपके पास आ गई 2022 की एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। देन आपको निकालनी है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर 2025, ये हमने इक्वेशन इस केस में लिख ली हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। 3.145 इंटू 13 प्लस 70.825, 111.71, ये आ गई 2025 की आपकी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, और यहाँ पे हमारा एक पार्ट हो जाता है खत्म। नेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला है, टेबुलेट ट्रेंड वैल्यूज। अब ट्रेंड वैल्यूज क्या होती है, ट्रेंड वैल्यू क्या होती है बच्चे, अब हमें ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। अब ये देखो कहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, यहीं पे बता देती हूँ। ये ऐसे ग्राफ होता है, हमने देखा था कि ग्राफ पे ना ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस जाती हैं, ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी लाइंस जाती है ना ग्राफ के ऊपर, कहाँ गई लाइंस, ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी लाइंस जाती है ग्राफ के ऊपर। बट इन टेढ़ी मेढ़ी लाइंस के बेस पे हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते, नेक्स्ट ईयर की जो हमें एस्टिमेट करना है वो नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेग्रेशन लाइन बीच में खींचते हैं, है ना, ऐसे एक रेग्रेशन लाइन खींचते हैं हम बीच में। तो ये जो हमारे होते हैं, ये हमारे होते हैं रियल वाई, और ये जो हमने पॉइंट बनाया होता है ना, ये हमारे होते हैं वाई कैप। तो ये जो वाई कैप होता है ना, इसे ही हम कहते हैं ट्रेंड। मतलब कि जो ट्रेंड फॉलो किया ना आपने प्रॉपर, ये हमने एक ट्रेंड फॉलो किया ना, ये ट्रेंड नहीं ना हमने फॉलो किया, इस बेस पे तो हम निकाल ही नहीं पाते, हमने ये वाला ट्रेंड फॉलो किया है। तो उन्होंने बोला कि आपको ट्रेंड वैल्यूज निकाल के देनी है। अब जो रियल, एक सेकेंड में बताती हूँ यहाँ पे, हाँ ये देखो, अब जो रियल वाई की वैल्यू थी ना 2013 में, रियल वैल्यू क्या थी वाई की 70, 2013 में यहाँ पे y की वैल्यू थी हमारे पास 70। अब देखते हैं y कैप की वैल्यू क्या आएगी। अब ये y कैप की वैल्यू कैसे निकलती है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स करके निकलती है ना, तो निकाल के बताओ एक बार मेरे को जरा। y इक्वल्स टू 2013 के लिए निकाल रहे ना हम, पहले ईयर के लिए, a कितना हमारे पास 70.825 प्लस b कितना है 3.145 इंटू, अब इस केस में x क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 70.825 प्लस 3.145, 73.97, ये है हमारे पास वाई कैप। जो ट्रेंड की वैल्यू है, ट्रेंड की वैल्यू कितनी है 73.97, रियल वैल्यू क्या थी 70। तो ये ट्रेंड वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके उन्हें बतानी है, तो कर लेते हैं फटाफट ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट, एक की तो मैंने करके ही बता दी। चलो कर लेते हैं, कैलकुलेटिंग ट्रेंड वैल्यूज फॉर 2013, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स
y इक्वल्स टू 70.825 प्लस 3.145 इंटू 1, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फॉर 2015 y इक्वल्स टू 70.825 प्लस 3.145 इंटू 3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फॉर 2016 y equals to 70.825 plus 3.145 into 4, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है एंड एट लास्ट आपको ना एक टेबल बना के दिखा देना है। ऐसे ही तरह का टेबल बनाना है जैसे ऊपर बना है ना, वैसे ही टेबल बनाना है। यहाँ पे लिखने हैं आपको ईयर, यहाँ पे आपको लिखनी है अपनी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, और यहाँ पे आपको 2013 की जो आपने ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट की है ना वो लिखनी है। यहाँ पे कितनी आई थी आपकी 73 पॉइंट समथिंग आई थी ना, आपको यहाँ पे वो वाली वैल्यू लिख के दिखा देनी है और आपका सम यहाँ पे हो जाएगा खत्म। ठीक है, सिंपल सा सम था, कोई मिसप्रिंट नहीं है सम में। नहीं बनाया हुआ है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था, कुछ मिसप्रिंट नहीं था, बस आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए थे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ठीक है, अब आई होप आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे आपको शॉर्टकट यूज करना है और कहाँ पे आपको लॉन्ग कट यूज करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ये रिसेंट वाला क्वेश्चन, जून 2024 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एनालाइज अ स्ट्रेट लाइन वैल्यू। अगेन वही है, स्ट्रेट लाइन वैल्यू बतानी है। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मैंने आपको बता बोल दिया क्या होता है। ये जो मैंने यहाँ पे हाँ यहाँ पे ये बनाया ना, इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन वैल्यू बताना। ठीक है, इतना पहले पोर्शन करके दिखाना है, फिर उसके बाद असेस एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर 2014 एंड 28। आपको एस्टिमेटेड प्रोडक्शन भी बतानी है 2014 एंड 28 के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करके बता देती हूँ। इसमें कैसे होगा, अभी क्या ये इक्वल इंटरवल वाला डेटा पहले वो चेक कर लेते हैं। 2015 से 16 एक का फर्क है, 16 से 19 एक का फर्क है, 19 से 21 एक का फर्क है, 21 से 23 एक का फर्क है। 1 ईयर का फर्क है, मतलब कि हमारे पास इक्वल इंटरवल वाला डेटा गिवन है ये। ठीक है, तो अब देख सेंटर वाला ओड वैल्यू है तो सेंटर वाला 0 आ जाएगा, ऊपर वाला -2 एंड -4 आ जाएगा। क्यों आया -2 एंड -4, यू नो वेरी वेल, अब मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे 2 एंड 4 आ जाएगा, सबमिशन ऑफ एक्स 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर निकाल लो और एक्स वाई निकाल लो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा 16 एंड 4 0, 16 एंड 4। एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास 54 इंटू 4 इज 216, 63 इंटू 2 इज 126, यहाँ पे 0, 81 इंटू 2 इज 162, 48 इंटू 4 इज 192। 216 माइनस में प्लस 126 माइनस में प्लस 162 प्लस 192, टोटल आ गया 12। 16 प्लस 4 प्लस 40 आ गया। यहाँ पे y का टोटल कितना आ गया 54 प्लस 63 प्लस 69 प्लस 81 प्लस 48, 350। फटाफट सब अपना सारी चीजें निकाल लो। सबसे पहले हमें y बार चाहिए, सबमिशन y डिवाइडेड बाय n, 315 डिवाइडेड बाय 5, 1 2 3 4 एंड 5 है। ठीक है, 315 डिवाइडेड बाय 5 इज 63। y बार आ गया, b का फॉर्मूला इस बार छोटा हो जाएगा हमारे पास, सबमिशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय सबमिशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा जस्ट, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा। 0.3 आ गया हमारे पास b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 63। अब निकाल लो जो उन्होंने निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले तो उन्हें अपनी स्ट्रेट लाइन की वैल्यू बता दो, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल्स टू 63 प्लस 0.3x। सेकंड निकाल लो चीज। सेकंड निकालने के लिए क्या बोला है, 2014 एंड 2028 का निकाल के बताना है। फॉर 2014 y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए कितना है हमारे पास 63 प्लस 0.3 इंटू, अभी 2014 कहाँ पे होगा, 2014 होगा यहाँ पे, तो 2014 की क्या वैल्यू होगी हमारे पास -5 होगी। ठीक है, -5, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 0.3 इंटू 5, 1.5 -63, 61.5 आ जाएगा यहाँ पे।
एंड फॉर 2028 के लिए आपके पास आ जाएगा 63 प्लस 0.3 इंटू कौन से ईयर का निकालना है, 2028 का निकालना है ना। 23 के बाद 24, 25, 26, 27 एंड 28। यहाँ पे आ गया आपके पास 5, 6, 7, 8 एंड 28 पे आ गया आपके पास 9। कैलकुलेट कर लो, 0.3 इंटू 9 प्लस 63, 65.7। ये निकल गया आपका आंसर। और इसी के साथ हमारा डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर होता है खत्म। क्या पढ़ा हमने, एक बार समराइज कर देते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड आपके पास होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं हमारे पास। दो तरह के क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। एक तो हमारे पास होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है तो उस केस में टाइम सीरीज एनालिसिस यूज होगा। और अदर फैक्टर्स हैं हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो उस केस में आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कैजुअल या रेग्रेशन एनालिसिस। कौन सा फॉर्मूला होता है, कैजुअल या रेग्रेशन एनालिसिस। अभी हमने टाइम सीरीज में भी तीन केसेस पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए, सबसे पहले तो दो में बाइफरगेट करते हैं हम। एक तो सेम इंटरवल वाले और एक आपके हो गए डिफरेंट इंटरवल वाले। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल वाले में आपका प्रॉपर फॉर्मूला चलता है बी का कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। और ए का भी प्रॉपर फॉर्मूला चलता है वाई बार माइनस बी एंड एक्स बार। बट अगर आपके पास सेम इंटरवल वाला है तो उस केस में आपका बी का फॉर्मूला कट कटा के छोटा हो जाता है सब्मिशन एक्स वाई बाई सब्मिशन एक्स स्क्वायर। और ए का फॉर्मूला हो जाता है वाई बार। अब सेम इंटरवल वाले में फर्दर दो पार्ट कौन से थे, एक तो आपके पास अगर इवन डेटा गिवन है, इवन डेटा सीरीज गिवन है, और यहाँ तो आपके पास ओड डेटा सीरीज गिवन है। ठीक है, ये था आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड की समरी। और इसी के साथ हमने काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है रिवीजन में ही, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को भी देख लिया है। ये क्लास देखने से पहले रेगुलर क्लास एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद ही ये रिवीजन वाली क्लास देखना। तो अभी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देख रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।